स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल कला से संबंधित कि कला की उत्पत्ति कैसे होती है, कला का अर्थ क्या है, कला की परिभाषा क्या है, इस सब बारे में जानेंगे। और कला को कुछ विद्वानों ने क्या कहकर बुलाया है, उनकी नज़रों में कला की क्या महत्ता है, इन सबको हम देखेंगे। और कला हमारे लिए क्यों उपयोगी है, कला कौन कौन सी होती हैं, दृश्य कलाएं कौन सी हैं, श्रव्य कलाएं कौन सी हैं, कौन सी कला उच्च कोटि की है, कौन सी कला निम्न कोटि की है। कुछ कलाएं जो हैं हीगल ने बताई हैं, कुछ अष्टाध्यायी में हैं, तो उन्हीं सभी का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि कला क्या है, तो कला शब्द कहाँ से लिया गया है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि कला शब्द कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है कला की, तो कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से ये हमें मिला है। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं कि कला की जो परिभाषा है क्या है, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें कि कला की परिभाषा क्या है। कला हमें वह हम अगर कहें तो जिस भी कार्य को करने से अगर हमें आनंद की अनुभूति होती है वही कला है। किसी कार्य चाहे जो भी हो, कोई भी कार्य को करने से जो हमें आनंद की अनुभूति हो वही कला है। तो अगर हम बात करते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार कि उनके अनुसार कला क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि सुन सकते हैं, जो सत्य है जो सुंदर है वही कला है। ये किसने कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। आत्मा का ईश्वरीय संगीत किसने कहा है, तो गांधी जी ने कहा है। तो इन मतलब विचारकों के भी मत अलग अलग रहे हैं। उनकी नज़रों में कला का देखने का तरीका नज़रिया अलग था। उनकी नज़रों में कला, सबके अपने अपने तथ्य रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा है, तो प्लेटो ने कहा है। ये कोटेशन तो हमेशा हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करेंगे कि कला का अर्थ क्या है। तो कला का अर्थ अगर हम देखेंगे कि कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रदर्शन करता है। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा है कि हमें शिला पत्थरों पे, गुहाओं पे हमें कई प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो उस समय जो आदिमानव थे वो मतलब मूक थे, बोलचाल नहीं समझ सकते थे, ना किसी की भावनाओं बातों को कह पाते थे, ना एक दूसरे को समझ पाते थे। तो वो अपने अंतर जो मन स्थिति जो उनकी थी, जो उनके मन के जो भाव थे, वो अपने चित्रों के माध्यम से एक दूसरे को प्रकट करते थे। तो कला की शुरुआत तो हमारी प्रागैतिहासिक काल से ही हम देख सकते हैं हुई है। तो कला की मतलब अगर देखा जाए तो कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है और उनकी अभिव्यक्ति करता है। तो आज हम देखेंगे तो कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति है। कला का अर्थ क्या है, कला जो है संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति है। जो संस्कृति जितनी उदार होती है उसकी कला में उतना ही सूक्ष्म सौंदर्य सहज साकार होता है। तो कला की संस्कृति, कला का संबंध संस्कृति से भी, अगर संस्कृति हमारी जितनी अच्छी होगी, उदार होगी, तो कला का स्थायित्व भी उतना ही अच्छा माना जाएगा। उदारता की दृष्टि से प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति हमारी कैसी है, तो विश्व भर में श्रेष्ठ मानी गई है। अनादिकाल से ही कला के प्रति मानव के हृदय में स्वाभाविक आकर्षक रहा है। कला मानव आत्मा के बाह्य और आंतरिक संचार के प्रभाव की प्रतिक्रिया है। अब यहाँ पे अगर ये पूछा गया है, बताया गया है कि बाह्य एवं आंतरिक संचार की प्रक्रिया है, तो मतलब मनुष्य के आंतरिक जो भाव हमारे अंदर आते हैं तो उन्हें प्रकट करने के लिए हम चित्र बनाते हैं। तो जो हमारे अंदर के भाव हैं वो चित्रों के माध्यम से आप उन्हें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए वह आत्मा की अभिव्यक्ति कहा गया है। इसीलिए उसे क्या कहा गया है, आत्मा की अभिव्यक्ति माना गया है। कला की अभिव्यक्ति में सामान्यतः 3 तत्व कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सौंदर्य के प्रति मानव का स्वाभाविक आकर्षक और सौंदर्य को स्वतः उत्पन्न करने की भावना कला के अंतर्गत निहित रहती है। संसार की वस्तुओं, दृश्यों एवं आकृतियों का अनुकरण
और उनकी यथार्थ प्रतिकृति करने की भावना। जैसे हम संसार में प्रकृति में देखते हैं, यथार्थ चित्रण भी करते हैं कि यथार्थ चित्रण का मतलब जो हम देख रहे हैं हूबहू वैसी ही कृति बनाना, प्रतिकृति बनाना, दृश्यों को देखना और उनकी भावनाओं को समझना। कलाकार के द्वारा अनुभूत भावनाओं को मूर्त रूप में अंकित करके दूसरों के लिए व्यक्त करने की प्रवृत्ति है कला। प्रथम प्रकार की कला में सुंदर आकृति ही सब कुछ है। अगर हम किसी भी कलाकृति को देखते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे मन में भाव आता है, किसी भी कृति को दो कृतियाँ रखी हुई हों, एक बहुत अच्छी बनाई गई हो, उसके में अंग तत्व और सिद्धांत का नियम अच्छे से पालन किए गए हों, तो हम देखेंगे कि कला देख के बहुत हमें लगेगा हाँ बहुत अच्छी ये पेंटिंग है। तो सबसे पहले हमारे मन में क्या भाव आएगा कि कला कैसी है, तो सुंदर आकृति होनी चाहिए। अतः इस प्रकार की कला अधिकांश में आकृति मूलक है। दूसरे प्रकार की कला में पहले से उपस्थित किसी वस्तु की अनुभूति प्रस्तुत की जाती है जो प्रकृति मूलक है। और तीसरे प्रकार की कला पूर्णतः अभिव्यंजनात्मक है। उसमें आकृति का आकार, रंग, रूप आदि सब गौण है। उनकी सफलता इसी में है कि कलाकार जिस भावना को व्यक्त करना चाहता है उसे कितने सशक्त रूप में व्यक्त कर सकता है। मतलब कलाकार की भावना, जो हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हम उनको अपने चित्रों के माध्यम से हम उन्हें कितना व्यक्त कर पा रहे हैं, वो कलाकार में एक सशक्त भावना और रूपक व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। वो कितने अच्छे तरीके से उन्हें प्रस्तुत करता है। तो कला शब्द से तात्पर्य है स्पष्ट अभिव्यक्ति। कलांत अर्थात सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति भी कहलाती है। तो अभी तक हमने देखा है, तो यही एक चीज़ हमें क्लियर हुई है कि जो भी हमें आनंद की अनुभूति प्रदान करे, सुख की अनुभूति प्रदान करे, वही कला है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ये कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में मिलता है। और किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। कि 8वें मंडल में यथा कला यथा शफ के रूप में प्रस्तुत हुआ। ये जो यथा कला यथा शफ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल से प्राप्त हुआ है के रूप में प्रस्तुत हुआ। भारत में प्राचीन काल में कला के लिए शिल्प शब्द का भी प्रयोग हुआ है। ये भी पॉइंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि शिल्प शब्द का प्रयोग हमें किसके लिए किया गया है, तो कला के लिए किया गया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है। किसने, तो भरत मुनि ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में भी कला में पूछा जाता है। न तज्जानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला, ये भी कोटेशन पूछ ली जाती है कभी कभी। न तज्जानम डॉट डॉट करके पूछ लिया गया कि ये कहाँ से हमें मिला है, तो नाट्य शास्त्र में मिला है। और इसके मतलब पूरी कोटेशन भी पूछ सकते हैं। भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम रूप में माना गया है। कहाँ, तो भारतीय दर्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि जो सत्य है, जो सुंदर है, जो कल्याणकारी है, वही कला है। अभी जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, गांधी जी ने क्या बताया है, तो कला को आत्मा का ईश्वरीय संगीत कहा है। किसने कहा है, तो गांधी जी ने कहा है। भारत में जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को कला मानते हुए कलाओं की संख्याएं निर्धारित की गई हैं। जैसे वात्स्यायन के काम सूत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि काम सूत्र किसकी है, तो वात्स्यायन की है। काम सूत्र में कितने माने गए हैं संख्याएं, तो कितनी है, तो 64 है। 64 ललित विस्तार में कितनी है, 86 है। शुक्र नीति सार में कितनी है, 64 है। 64 कलाओं एवं प्रबंध कोश में कितनी है, तो 72 है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। आगे बात करें कि कला की परिभाषा क्या दी गई है। कला कल्याण की जननी है।
इस धरती पर मनुष्य की उद्वेलना का इतिहास कला के ही हाथों से में लिखा गया है। विश्वात्मा की सर्जन शक्ति होने के कारण सृष्टि के समस्त पदार्थों में कला का आधार है। कला अंतः रूप है प्रकृति की। किसकी है? तो प्रकृति के अंतः रूप। प्रकृति की प्रत्येक रचना तथा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में कला दृष्टिगोचर होती है। यह जीवन का अनुपम अनमूल्य अंग है। कला के संबंध में समय समय पर विद्वानों ने अपने विचारों दिए हैं। यथा नंदलाल बसु के शब्दों में कहा गया है, कला आनंद की अभिव्यक्ति है। क्या कहा है नंदलाल बसु के अनुसार? ये है कला आनंद की अभिव्यक्ति है। कलाकार अपने मानस में जो आनंद अनुभव करता है उसी को अनुभव करने के लिए वह रचना करता है। अपने व्यापक रूप में कला मानव की सृजनात्मक शक्ति का किसी भी मानसिक तथा शारीरिक उपयोगी या आनंदमयी या दोनों से मुक्त वस्तु के निर्माण के लिए किया गया कौशल युक्त उपक्रम है। वस्तुतः अगर हम देखें, मनुष्य अपनी इंद्रियों व मन द्वारा बाह्य जगत की समस्त वस्तुओं का स्थूल ज्ञान, उसके प्रति रसानुभूति का अनुभव करता है और उसे ही कला के माध्यम से दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है। कला केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंगों के क्रियाकलापों में भी कलात्मक परिलक्षित होती है। ईश्वर की रचना में मानव को सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है। सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? तो मानव की कृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः उसमें कला के प्रति रुझान होना स्वाभाविक है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के फलस्वरूप वह चित्र रचना करता है। कलांति अर्थात सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति कला कहलाती है। किंतु इसके साथ साथ कला शब्द का सामान्य अर्थ कुशलता पूर्वक किया गया कार्य है। अगर हम देखें कि कला का जो सामान्यतः अर्थ क्या है, तो कुशलता पूर्वक किया गया कार्य ही कला है। प्राचीन काल में शास्त्रों में 64 प्रकार की मूल कलाओं व कालांतर में दृश्य कला, ललित कला तथा शिल्प कला में वर्गीकृत हुई हैं, जिसे आधुनिक काल में कलाओं को ललित कला, शिल्प कला, कौशल आदि के नाम से जाना जाता है। मानव जीवन में के जितने भी क्रियाकलाप व चेष्टाएं हैं, वे सब कला के अंतर्गत ही आती हैं। सामान्यतः अगर हम देखें कि कला के गुणों के आधार पर अगर हम बात करें कि गुणों के आधार पे, तो कला के गुणों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 क्या है? ललित कला, दूसरी उपयोगी कला। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे ललित कला के बारे में कि ललित कला क्या है। तो आइए देखते हैं। ललित कला का संबंध किससे है? सौंदर्य बोध व आध्यात्मिक चेतना से है, जबकि उपयोगी कला का लक्ष्य क्या है? मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है। यदि कलाकृति बौद्धिक सौंदर्य से संबंधित है तो वह ललित कला वर्ग में रखी जाएगी, और यदि कृति भौतिक सौंदर्य से संबंधित हो वह उपयोगी कला में रखी जाएगी। अब यहाँ पे है कि भौतिक सौंदर्य मतलब जैसे बढ़ई हैं, कारपेंटर वगैरह हैं, जैसे जो आज जो उपयोगी हम क्रियाकलाप देखते हैं कि लकड़ी से संबंधित कई काष्ठ में कई प्रकार की कृतियाँ बनती हैं, तो उन्हें हम भौतिक वस्तुओं के बारे में कह सकते हैं। कला तो देखते हैं ललित कलाएं और व्यावसायिक या उपयोगी कलाएं कौन कौन सी हैं, क्या है इनके बारे में आइए देखते हैं। उपयोगी कला के अंतर्गत एक प्रकार की अनेक कृतियों का सृजन किया जाता है, परंतु ललित कलाओं में मौलिकता व रचनात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ललित कला का उद्देश्य अभिव्यंजना के साथ साथ आनंद की प्राप्ति है।